Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the new Freudian movement. हमने इससे पहले साइको एनालिसिस को डिस्कस किया था, जिसका आप कह सकते हैं कि फाउंडर सिगमंड फ्राइड थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब फ्राइडियन थ्योरी को इवेलुएट किया गया तो एक नई मूवमेंट चली, जो एक अलहदा से स्कूल ऑफ थॉट को तो जिसने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, लेकिन वो चाहते थे कि थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स के साथ साथ साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट को जो है एक्सेप्टेबल बनाया जाए। ठीक है। अच्छा, अब जब इवेलुएट किया गया फ्राइडियन थ्योरी को तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया। ऑल्दो जो साइको एनालिसिस है वो आज भी साइकोलॉजी की मॉडर्न टेक्निक्स में यूज़ किया जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एनालिस्ट थे जो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते थे कि सिगमंड फ्राइड ने ओवर एम्फसाइज़ किया है पास्ट के ऊपर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पीरियड होता है वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्डहुड तक लिमिट नहीं होता, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और जिसमें ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी की ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक जो गोल था बुनियादी उनका ये था कि वो चाहते थे कि साइको एनालिसिस को एक एक्सेप्टेबल पार्ट बनाया जा सके मॉडर्न साइंटिफिक साइकोलॉजी का। और उन्होंने ये इस तरह से किया कि उसी साइको एनालिसिस में जो कुछ टर्म्स थी या जो कुछ नोशंस थी उनको रीट्रांसलेट किया, सिंप्लीफाई किया, उनके ऑपरेशनल डेफिनेशंस को चेंज किया, ताकि साइको एनालिटिकल जो हाइपोथेसिस है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स का प्रोसेस कंटिन्यू किया जा सके। ठीक है, तो आप इसको एक अलग से स्कूल ऑफ थॉट तो नहीं कह सकते, बट यू कैन से कि ये मॉडिफिकेशन है साइको एनालिटिकल थेरेपी की। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हुआ कि इसमें स्कूल ऑफ थॉट में बहुत सारे लोग थे, इंक्लूडिंग सिगमंड फ्राइड्स डॉटर अन्ना फ्राइड है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं फिगर्स हैं और उन्होंने अपनी थेरीज़ को इंट्रोड्यूस कराया साइको एनालिसिस की फील्ड में ही। और इसमें कार्ल यूंग थे, अल्फ्रेड एडलर थे, कैरन हॉर्नी एंड अन्ना फ्राइड मौजूद थे। ठीक है, हमारे आज के लेक्चर की अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखें तो बाय द एंड ऑफ दिस सेक्शन you will be able to discuss the concept of complex, discuss the core differences between Erikson's and Freud's view of personality, discuss the Jung's idea of collective unconscious and archetypes, discuss the work of Karen Harney including revision of Freud's penis inway। आपको अडीपस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ, तो इसके साथ आपके लिए ये लर्न करना, ये समझना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, फ्राइड की जब साइको एनालिसिस की मूवमेंट चली तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स थे जिन्होंने उसके आइडियाज़ को मॉडिफाई किया और न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करने की कोशिश की। ठीक है, वो सभी कहते थे इस फ्राइड की इस नोशन से, फ्राइड की इस आइडियोलॉजी के साथ टोटली एग्री करते थे कि चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस या अर्ली एक्सपीरियंसेस ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में या उसकी पर्सनालिटी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा जो है काम करते हैं। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने क्या किया कि ह्यूमन बीइंग के इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करते करते एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसका कल्चर, उन सारी चीज़ों को टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इन सारे लोगों ने क्या किया कि सेक्स का जो पार्ट था उसको डी एम्फसाइज़ किया और सोशल इन्वायरमेंट और इफ़ेक्ट्स ऑफ कल्चर को थॉरली जो है स्टडी करना शुरू कर दिया। सही हो गया। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा उसमें जो जो पॉइंट्स थे, जिन चीज़ों पे एतराज़ किया गया फ्राइडियन थ्योरी में, उसमें यह था कि ओवर एम्फेसिस ऑफ पास्ट है, फ्यूचर के बारे में जो है कोई भी इसमें एक्सपेक्टेशन, गोल्स या न्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया गया। देन साइंटिफिक डाटा सच नहीं था, इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन को, अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन को, कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन को टोटली इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम न्यू फ्राइडियन मूवमेंट के जिस साइकोलॉजिस्ट को डिस्कस करना जा रहे हैं वो अल्फ्रेड एडलर थे। ये सिगमंड फ्राइड के कलीग थे। अच्छा जी, अल्फ्रेड एडलर सिगमंड फ्राइड के कलीग्स में से था और जिसने साइको एनालिटिकल सोसाइटी में उसके काम कर रहा था। ठीक है, और ये एक फर्स्ट मेजर थेरिस्ट था जिसने फ्राइड के आइडियाज़ को अपोज किया था
और एक अलग से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डेवलप किया था जिसको इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा जाता है। और इस स्कूल में क्या किया था कि इन चीज़ों के ऊपर काम किया गया था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी दिया था सिगमंड फ्राइड ने, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, तो उसमें ये कहा गया था कि वो ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ह्यूमन पर्सनालिटी में डेवलप होते हैं और वो किस तरीके से डिफरेंट ड्राइव्स के थ्रू उन कॉम्प्लेक्सेस को कम करने की कोशिश करता है। वो कौन सी मोटिवेशंस हैं जिनके ज़रिए हम अपनी लाइफ में जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं या जो भी डिप्रिवेशंस हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। या हम कॉम्प्लेक्स की जब भी बात करते हैं तो ये एक ह्यूमन बीइंग की ऐसी फीलिंग्स जो उसको वर्थलेसनेस की तरफ लेके जाती हैं, जब उसे लगता है कि वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर सकता। और यहाँ पे क्या था कि ये जो आइडिया था कॉम्प्लेक्सेस के बारे में या वर्थलेसनेस की फीलिंग्स के बारे में, ये टोटली डिफ़र कर रहा था सिगमंड फ्राइड के आइडिया के बारे में। ठीक है, जहाँ पे उसने ये कहा था कि हमारी तमाम अर्जेस या तमाम मोटिवेशंस या तमाम आप कह सकते हैं कि डिप्रिवेशंस हमारी सेक्सुअल एंड एग्रेसिव बिहेवियर के तौर पे सामने आती हैं। ठीक है, एडलर ने ये कहा था कि चाइल्डहुड में जब इंसान महरूमी का शिकार होता है तो वो क्या करता है, आमतौर पे सुपीरियर होने की कोशिश करता है और उसकी जो स्ट्राइविंग फोर्स होती है उसकी तमाम थॉट्स के पीछे इमोशंस एंड बिहेवियर्स के ऊपर बेस कर रही होती है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि जी अर्ली चाइल्डहुड में अगर ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो वो स्टक हो जाता है उस चाइल्डहुड में और उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे इसने एक पॉजिटिव चीज़ दी थी कि आपके थॉट्स एंड इमोशंस क्या कर सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लेक्सेस से निकाल के एक सुपीरियर या वर्थफुलनेस का इफ़ेक्ट दे सकती हैं। फिर उसने ये भी कहा था कि एक बच्चे की डेवलपमेंट या ग्रोथ में एडलर के अकॉर्डिंग सिर्फ़ और सिर्फ उसकी साइकोसेक्सुअल एनर्जी का हाथ नहीं होता बल्कि उसमें उसके सोशल कनेक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको मैस्लो की थेरी पढ़ा चुकी हूँ जिसमें उसने बेसिक नीड्स का और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी किस तरह से ग्रो करती है। तो ये थोड़ा सा आइडिया उस तरीके से मिलता है कि इन्वायरमेंट, उसके सोशल बॉन्ड्स, उसके चाइल्डहुड की डेवलपमेंट, अब वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कैसे मर्ज करता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करी होती हैं बजाय इसके कि वो सिर्फ और सिर्फ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में ग्रो कर रहा हो जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने आउटलाइन किया था। फिर उसने ये कहा था कि ह्यूमैनिटी की नीड है कि वो अपनी और दूसरों की बेटरमेंट के लिए काम करे। जैसे अरिस्टोटल ने भी कहा कि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है और वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एक जो ह्यूमन बीइंग का एसेंस है या उसकी हैप्पीनेस है वो इसी चीज़ में एग्जिस्ट करती है कि वो लोगों के साथ मिल के जो है काम करे। इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको टोटली इसने चेंज कर दिया था। अच्छा, इन सारे आइडियाज़ के साथ इसने 3 तरह के आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल टास्क को इंट्रोड्यूस कराया था। ऑक्यूपेशनल टास्क के ह्यूमन बीइंग को कोई ना कोई ऐसा कैरियर चूज़ करने की ज़रूरत होती है जो उसका वे ऑफ लिविंग भी बने। फिर उसके बाद उसको सोशल एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है जिसके लिए वो फ्रेंडशिप या सोशल रिलेशनशिप्स बनाता है। एंड देन एट लास्ट उसको नीड ऑफ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे उसने सेक्सुअली एग्रेसिव मोटिव्स को टोटली इग्नोर कर दिया था और सिगमंड फ्राइड ने क्योंकि इन सारी चीज़ों को के ऊपर ओवर एम्फेसाइज किया गया था। तो एक जो मेजर डिफरेंस एल्फ्रेड एडलर और साथ में सिगमंड फ्राइड में यही था कि उसने सेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर या सेक्सुअल स्टेजेस के ऊपर ओवर एम्फेसिस किया और एडलर ने क्या किया कि आपको एक सोशल इन्वायरमेंट या सोशल मोटिव्स की तरफ ह्यूमन बीइंग का ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि एडलर अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के ऊपर बिलीव नहीं करता था, लेकिन साथ में ये था कि उसने एक आइडिया, एक नोशन या जो एक आइडियोलॉजी दी थी, उसने ये कहा था कि ओवरऑल जो ह्यूमन कॉन्शियस प्रोसेस के तहत ऑपरेट कर रहा होता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि हम ओवर एम्फेसिस करें अनकॉन्शियस के ऊपर। फिर एक और जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी एडलर की वो ये थी कि उसने डिफरेंट बर्थ ऑर्डर्स को जनाब प्रपोज़ किया था। उसने कहा था कि जी एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में या उसकी ग्रोथ में जो बर्थ ऑर्डर है वो बड़ा ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। तो इसको एडलर थ्योरी ऑफ भी कहा जाता है। ठीक है, उसने रिलेशनशिप को स्टडी किया था पर्सनालिटी और बर्थ ऑर्डर के। उसने ये कहा था कि ओल्डेस्ट, मिडल एंड यंगेस्ट जो चाइल्ड होता है उनकी डिफरेंट पोजीशंस फैमिली में होने की वजह से उनके जो सोशल एक्सपीरियंसेस हैं वो एक दूसरे से वेरी कर रहे होते हैं और इन एक्सपीरियंसेस की बेस पे वो
टोटली एक डिफरेंट पर्सनालिटी को लेकर जो है डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने कहा कि जो ओल्डर चाइल्ड होता है आमतौर पे उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है पेरेंट्स की वजह से, जब तक कि एक नया सेकंड बेबी नहीं आ जाता, तो वो क्या होता है कि सेकंड बेबी आने की वजह से आमतौर पे इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, तो उनकी जो अथॉरिटेरियन बिहेवियर होता है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसने आम तौर पे कहा था कि ये जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो जनाब या तो ओवर उसका एम्फेसिस होना शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा चीज़ों को हाई अचीवर बनना शुरू हो जाता है, या फिर टोटली एक दूसरी साइड पे जाना शुरू हो जाता है जहाँ वो क्रिमिनल हो जाता है, न्यूरोटिक बिहेवियर शो करता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद उसने सेकंड चाइल्ड के ऊपर बात की थी। उसने कहा था ये एम्बिशियस भी होता है, रिबिलियस भी है, जेलस भी है, क्योंकि ये सरपास करने की कोशिश करता है फर्स्ट बॉर्न बच्चे को, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन साथ साथ जैसे ही एक न्यू बॉर्न चाइल्ड आना शुरू हो जाता है तो एक बेटर एडजस्ट करना सीख जाता है अपने एल्डर सिबलिंग के साथ और यंगेस्ट सिबलिंग के साथ। तो इस वजह से जो है ना, ये उसने कहा था मिडिल ऑर्डर चाइल्ड ज़रा थोड़े नॉर्मल होते हैं। यंगेस्ट चाइल्ड उसको उसने स्पॉइल्ड कहा था कि वो जो है ना अटेंशन सीकर होता है, डिपेंडेंट पर्सनालिटी लेके पैदा होता है। ऑल्दो हर किसी के ये जो व्यूज़ हैं वो डिफरेंट थे। फिर अगर सिंगल चाइल्ड के बारे में उसने ये बात की थी कि उसको एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम्स जो है शो करने पड़ते हैं। इसकी इस थ्योरी को ऑल्दो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था और इसको बहुत सुपरफिशियल कहा गया था, ठीक है। उसने कहा कि ये कॉन्शियसली डायरेक्ट हम अपनी डेवलपमेंट को कर सकते हैं, हमेशा हमारा जेनेटिक लिमिटेशंस भी होती हैं, चाइल्डहुड के इवेंट्स पे इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग हमेशा स्ट्राइव करता है एक बेटर इंसान बनने के बारे में। तो इसमें अगर वो बर्थ ऑर्डर की जो नोशन है ये हमेशा डिबेटेबल रही है। स्टडीज़ ऑल्दो इसको सपोर्ट भी करती हैं। एडलर का ये एक व्यू, जो फर्स्ट बॉर्न है आमतौर पे वो हायर इंटेलिजेंस के मालिक होते हैं, ज़्यादा अचीव करते हैं, यानी इसके ऊपर डिफरेंट इसको भी इसने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को आप कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज़ किया और एज अ रिज़ल्ट जो है इसकी थ्योरी को भी किया गया। ऑल्दो इसका ये जो सोशल वेरिएबल्स के ऊपर जो थी इम्प्रेस भी हुए लोग इसकी थ्योरी से कि इसने इंसाइट प्रोवाइड किया है ह्यूमन नेचर के लिए, ठीक है जनाब। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास आ जाते हैं न्यू फ्राइडियन, वो हैं जनाब एरिक एरिक्सन। इनको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा थॉरोली काम किया है। एरिक्सन साहब जनाब क्या होते हैं, अपने स्कूल से ड्रॉप हो गए थे और इनका सर्टन बड़ा अनसर्टन था जहाँ पे ये जनाब एना फ्राइड को मिले जो कि सिगमंड फ्राइड की बेटी थी, ठीक है। वो अमेरिकन कपल के एक बच्चे को ट्यूशन दे रहे थे, ठीक है। तो एना ने क्या किया कि एरिक्सन को इनकरेज किया कि ये साइकोएनालिसिस को स्टडी करें। फिर इन्होंने डिप्लोमा हासिल किया और एना के साथ मिलके जो है साइकोएनालिसिस को स्टडी किया। बाद में इन्होंने साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी जो कि साइकोलॉजी में आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसने देखा कि इन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी थ्रू आउट लाइफ स्पैन डिफरेंटली जो है डेवलप कर रही होती है, और इसने ये इस आइडिया को टोटली इग्नोर कर दिया कि जी पर्सनालिटी फिक्स हो जाती है अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर। इसने सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। फिर वही चीज़ के अपोज करते हुए कि जैसे सिगमंड फ्राइड ने सेक्स के ऊपर या लिबिडो के ऊपर ओवर एम्फोसाइज कर दिया गया था, ठीक है। 8 स्टेजेस जनाब प्रपोज की थी दैट आई एम गोइंग टू शो यू ऑन योर स्क्रीन। 2 अपोजिट पोल्स के ऊपर बाय पोल्स आप कह सकते हैं 2 स्टेज थी। इस स्टेज में एक तो स्टेज का नेम, एज, डेवलपमेंटल टास्क एंड देन डिस्क्रिप्शन। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात है। ट्रस्ट में अगर बच्चे की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए, नरिशमेंट एंड अफेक्शन इस तरह की चीज़ें पूरी हों तो बच्चा एक ट्रस्ट का बिहेवियर लेके कॉन्फिडेंट बिहेवियर होता है उसका। लेकिन अगर उसको मिसट्रस्ट दिया जाए तो वो गिल्टी फीलिंग्स लेके बड़ा होता है। देन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की बात करें तो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन मैनी टास्क डेवलप होनी चाहिए स्टेज में, और इसका टाइम पीरियड जो है 1 to 3 ईयर है, ठीक है।
फिर उसके बाद 3 to 6 ईयर्स में आप देख लें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। अगर उसको कुछ इनिशिएटिव उसके अर्ली जो डिसीजंस हैं वो पॉजिटिव साबित होते हैं तो ऑब्वियसली वो एक कॉन्फिडेंट या सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग के तौर पे सामने आएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं होगा तो वो हमेशा गिल्ट की या आप कह सकते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स के साथ बच्चा आगे बढ़ेगा। देन 7 to 11 ईयर्स की इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्योंकि डेवलपमेंट हो चुकी है तो अच्छा वो अब डिसाइड करेगा कि वो सोसाइटी के लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वो सक्सेस और फेलियर की किन डेफिनेशंस के साथ आगे बढ़ता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन 12 to 18 आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, यहाँ पे एक बच्चे को बहुत ज़्यादा सोशल एक्सेप्टेंस की, सेल्फ वर्थ की, इस तरह के इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अपने जो रोल्स होते हैं और जो स्टेटस होता है उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। और अगर उसका एक पॉजिटिव माइंड सेटअप होता है तो वो एक कंट्रीब्यूटिंग या यूज़फुल सोसाइटी के इंडिविजुअल के सामने आता है की तौर पे सामने आता है। लेकिन अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो वो सोसाइटी में कभी भी इस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अच्छा जी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन 19 to 29 एडल्टहुड की ये स्टेज है। अब यहाँ पे अगर उसके अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस सोशल अच्छे रहे हैं तो उसको ये रिलेशनशिप्स डेवलप करने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर अर्ली एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे तो ऑब्वियसली उसको मसला होगा। मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ। देन इट इज़ अबाउट 30 to 64 ईयर्स ऑफ एज, जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब यहाँ पे एक एडल्ट होने के बाद जब इंसान लेट एडल्टहुड की तरफ जाता है या मोस्ट मैच्योर स्टेजेस ऑफ लाइफ की तरफ होता है तो वो अपना सोसाइटी में अपना रोल प्ले करना चाह रहा होता है एंड अपनी फैमिली को अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ जो है बेनिफिट करना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, देन 65 अब यहाँ पे इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है। वही चीज़ के अगर तो उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस या डिसीजंस सक्सेसफुल रहे हैं तो वो अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखेगा। लेकिन अगर नहीं तो यहाँ पे क्योंकि मायूसी का इंसान शिकार होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन स्टेज आ जाती है, डेथ की तरफ आता है। ओवरऑल ये एक आप कह सकते हैं कि खुलासा होता है ज़िंदगी की अचीवमेंट्स का और लॉसेस का। देन कमिंग अबाउट द कार्ल यूंग, जनाब इन्होंने सबसे ज़्यादा सिगमंड फ्राइड बेचारे को आप कह सकते हैं कि अपोज किया था। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट थे क्योंकि ये, और ये पहले उसके फ्राइड के फ्रेंड थे, फिर बाद में स्प्लिट ऑफ हो गए और अपनी थ्योरी बनाई जिसको एनालिटिकल साइकोलॉजी के नाम से आज भी हम याद करते हैं। उसने कहा कि जनाब ये लाइफ जो है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस है और जिसमें हम ऑल्दो हम अनअवेयर होते हैं अपने अनकॉन्शियस एलिमेंट्स के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रीम कर लेते हैं उनको कॉन्शियस एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, पहले जो दो बुनियादी इख्तिलाफात थे एडलर एंड एरिक्सन की तरह कार्ल यूंग को, वो ये था कि उसने ये कहा था कि सेक्स ह्यूमन बीइंग की प्राइमरी ड्राइव या मोटिवेशन नहीं है। दूसरा इसका जो इख्तिलाफ था ये था कि पर्सनल अनकॉन्शियस की तरफ। उसने कहा कि ये जो इनकम्प्लीट सी एक उसने नोशन दे दी है पर्सनल अनकॉन्शियस की बजाय कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। हर इंडिविजुअल क्या करता है, कुछ उसकी अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं जिसमें क्या होता है कि उसकी बचपन की कुछ फेड मेमोरीज़ होती हैं, फेड ट्रेसेस होते हैं और जो क्या कहते हैं उसका कल्चर उसके सामने लेके आता है और वो उसको लिटरेचर, आर्ट या ड्रीम्स के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। अब ये जो ड्रीम्स वाला आइडिया था ये दोबारा इसने सिगमंड फ्राइड से ही लिया हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जैसे ह्यूमन बीइंग ने अपनी लाइफ में जो जो एक्सपीरियंसेस किए होते हैं फेसिंग डेथ, तो अब ये वो इस एक्सपीरियंस को नॉर्मली अपने अनकॉन्शियस में डालने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो उसके नतीजे में इंडिपेंडेंट होने की या मास्टर होने की कोशिश कर रहा होता है। सही है। अच्छा जी, देन इट इज़ अबाउट सिंबल। हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कुछ, उसने जिस चीज़ को अनकॉन्शियसनेस का नाम दिया था कार्ल यूंग ने इस चीज़ को सिंबलिज्म के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, आमतौर पे ये कार्ल यूंग और सिगमंड फ्राइड इस नोट पे एक दूसरे से अलहदा हुए थे कि पर्सनालिटी सिर्फ और सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ नहीं बनती बल्कि उसमें फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव अप्रोच के साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर भी पर्सनालिटी ग्रोथ कर रही होती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की भी ज़रूरत पड़ती है पर्सनालिटी को। ठीक है, इसलिए इस वजह से इसने अपनी अलग से डिस्टिंक्ट थ्योरी दी थी जिसको एनालिटिकल साइकोलॉजी का इसने नाम दिया था। ठीक है, आमतौर पे उसने लाइफ की तरफ टू पर्सनालिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी जो यूंग ने ही प्रपोज किए थे। एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है और एक
इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है। एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो सोशलाइज़ करना, सोशली ओरिएंटेशन उनकी अच्छी होती है, दूसरे लोगों को एक्सप्रेस करना, अटेंशन सीक करना, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना पसंद करते हैं। और इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो खामोश रहना, रिजर्व रहना पसंद करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट की नोशन जो है शो हो रही है, आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा। तो ये आज हमने देखा, एक क्लास साइकोलॉजिस्ट हमने करनी है। ये जनाब फ्राइडियन साइकोएनालिस्ट की फ़र्स्ट ट्रेंड वुमेन थी जिनका नाम कैरन हॉर्नी है। ये इनको ज़रा थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ था, तो इस वजह से ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ मूव हुई फ्रॉम जर्मनी, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इसे फ्राइड की टीचिंग्स के ऊपर गौर किया, और फिर उन्होंने उससे ये नतीजा निकाला कि हर इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को खुद से जज कर सकता है सेल्फ रियलाइजेशन में, लेकिन क्या है कि एक आइडियल और रियल सेल्फ में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसने सिगमंड फ्राइड के एडिपस कॉम्प्लेक्स को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, और उसने ये कहा कि चाइल्डहुड के पैटर्न्स ऑफ जो डिसफंक्शन है ह्यूमन बीइंग उनको खुद ठीक कर सकता है, लेकिन उसमें अगर कोई फीमेल अगर किसी मेल को इन्वे कर रही है तो उसका सेक्सुअल रोल नहीं है, उसकी वजह सोसाइटी में मेल डोमिनेंस हो सकती है, डिफरेंट गोल्स ऑफ लाइफ भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जेंडर डिफरेंसेस कोई भी बाय बर्थ लेके पैदा नहीं होता, इसमें कल्चर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर इस तरह से है तो फिर अगर फीमेल अगर किसी मेल के सेक्सुअल रोल से जेलस हो सकती है, तो फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक फ़ीमेल का रोल एज ए वूम जो भी वो एक बच्चे को बर्थ देती है वो ज़्यादा एनवियस होना चाहिए एक मेल के लिए, बिकॉज दे कैन नॉट गिव बर्थ, ठीक है। इसने अपनी थेरीज पे अनकॉन्शियस एंजाइटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रोल की फोकस किया था। ये कहती थी कि एक नॉर्मल ग्रोथ को एंजाइटी या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। अगर ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती हैं, वो बचपन में लोनलीनेस और आइसोलेशन का शिकार रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसने कहा कि इस कोपिंग स्टाइल्स को अडॉप्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि एक ह्यूमन बीइंग को हम ये कहें कि जनाब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया, जिसमें दूसरा इंसान एफिलिएट कर सकता है, सोशलाइज कर सकता है, इस तरह की सारी चीज़ें। इसने कहा था कि जी लव एंड एक्सेप्टेंस के रिलेशनशिप हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया होता है या एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ लेके आए होते हैं, आप उन लोगों से दूर हो जाएं, मूव अवे कर लें, ठीक है। अच्छा जी, एक बच्चा जो है अपनी एंजाइटी को दुनिया से विड्रॉ होके भी डील कर सकता है, और उसको प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको इंट्रोवर्ट ना कहा जाए सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए। और ये बच्चे जैसे ही एज एन एडल्ट ग्रो करते हैं तो अपने रिलेशनशिप्स को ठीक कर लेते हैं। ये इसके 3 कोपिंग स्टाइल्स थे, एक मूविंग टुवर्ड पीपल था, एक मूविंग अगेंस्ट पीपल था, एंड द थर्ड वाज अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। तो ये क्या कहते हैं, आपके पास न्यू फ्राइडियंस एक स्कूल ऑफ थॉट था। इसमें देयर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिनको आप देख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रोवर्ड्स एंड इंट्रोवर्ड्स आपको पता होना चाहिए। हॉर्नीस का जो पर्सपेक्टिव था ऑन फ्राइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ पेनिस इनवे, वो भी आप देख सकते हैं। बर्थ ऑर्डर के हिसाब से खुद को सेल्फ एनालाइज भी कर सकते हैं। आप देखें कि एल्डर सिबलिंग्स नॉर्मली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। अच्छा जी, फिर आप अपनी पर्सनालिटी को देखें, आप एक इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी एंड पे बने हुए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी न्यू फ्राइडियन मूवमेंट की। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल विद टुडेज़ लेक्चर।